हाय एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हम आज के करंट अफेयर के साथ साथ कल के करंट अफेयर्स को भी रिवीजन करेंगे। चलिए पहले देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए रंजन कुमार, ऑप्शन बी संजीव रंजन, ऑप्शन सी राजीव रंजन या ऑप्शन डी अरविंद रंजन। इसका सही जवाब हो जाएगा संजीव रंजन को नियुक्त किया गया इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन के अगले महासचिव के रूप में। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने संजीव रंजन को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यह भारतीय विदेश सेवा IFS के 1993 बैच के अधिकारी थे। चलिए देखते हैं कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई और ये क्या करता है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 7 मार्च 1997 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर से सटे देशों तथा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रुचि रखने वाले देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। यह हिंद महासागर क्षेत्र में सदस्य देशों की खुशहाली समृद्धि को बढ़ाने के लिए आर्थिक और व्यापार सहयोग, समुद्री सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपदा जोखिम प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का सचिवालय मॉरिशस में है और इसका संचालन मॉरिशस सरकार के द्वारा की जाता है। इस संगठन में कुल 23 देश है। इसकी संरचना के बारे में देखते हैं, ये कब कब बैठक करता है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्री की परिषद है, जिसकी बैठक प्रतिवर्ष की जाती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्रीलंका है और उपाध्यक्ष भारत है। वरिष्ठ अधिकारियों की समिति है CSO। यह इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के एजेंडे को आगे बढ़ाने, हिंद महासागर के सदस्य देशों में लोगों के जीवन में सुधार लाने की नीति और प्रोजेक्ट में लागू करने वाले अधिकारियों, व्यापार, शिक्षाविदों के कार्य समूहों और मंचों की सिफारिश पर विचार करने के लिए प्रत्येक वर्ष में 2 बार बैठक होती है। चलिए देखते हैं अगला न्यूज है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 में कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी केरल। इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2015 आंध्र प्रदेश में मनाया गया। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। आंध्र प्रदेश में 3 दिवसीय फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन 20 जनवरी को हुआ, जिसमें क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता, विशेष रूप से पुलिकट झील और नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य की रक्षा करने के लिए आह्वान किया गया। चलिए देखते हैं पुलिकट झील के बारे में, ये कहाँ है। पुलिकट झील देश का दूसरा सबसे बड़ा खारी पानी का झील है। सबसे पहला है उड़ीसा में चिल्का झील। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में स्थित है। ग्रे पेलिकन और पेंटेड स्टार्क जैसे बड़े पक्षियां प्रजातियां प्रतिवर्ष इस स्थल पर आते हैं। ग्रे पेलिकन और पेंटेड स्टार्क दोनों ही IUCN के रेड लिस्ट में है। चलिए देखते हैं अगला सवाल आज का। किस संगठन ने एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक या ऑप्शन डी कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय। इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री एंटिटी लॉकर प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। भारत सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता के बाद एंटिटी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है। यह लॉकर व्यवसाय और संगठन दस्तावेजों को प्रबंधन करने और सत्यापन करने के लिए डिजाइन किया गया है। एंटिटी लॉकर क्या है देखते हैं। एंटिटी लॉकर एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा विकसित किया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह कई तरह के संस्थानों में सेवाएं प्रदान करते हैं। इस लॉकर को निगम, MSME, ट्रस्ट, स्टार्टअप और सोसाइटी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? यह सरकारी प्रणालियों के साथ एकीकरण किया गया है। इसमें MCA, GSTN, DGF डेटाबेस के साथ लिंक किया हुआ है। सहमति आधारित साझाकरण करना, अर्थात सुरक्षित और गोपनीयता से शेयर भी कर सकते हैं इत्यादि। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नवगठित अस्थायी बाह्य सलाहकार समिति अर्थात स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए श्यामला गोपीनाथ, ऑप्शन बी MK जैन, ऑप्शन सी रघुराम राजन या ऑप्शन जी उर्जित पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा MK जैन। MK जैन स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए देखते हैं कि न्यूज में क्यों है। 20 जनवरी 2025 को RBI ने यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए एक नई स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी की स्थापना की। स्टैंडिंग एक्सटर्नल कमेटी के बारे में जानते हैं।
स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, यह पिछली बार मार्च 2021 में इस समिति का गठन किया गया था और इसकी अध्यक्षता डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ किए थे। और 2025 में जिस समिति का गठन किया गया 2025 में जिस समिति का गठन किया गया है उसकी अध्यक्षता एम.के. जैन करेंगे। ये भी पूर्व डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। इस समिति का कुल कार्यकाल 3 साल का होगा। इसमें अध्यक्ष सहित 4 अन्य सदस्य भी होंगे, जैसे जिनका नाम है रेवती अय्यर, पार्वती पी सुंदरम, हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर और एन.एस. कन्नन। वर्तमान में आवेदन समीक्षाधीन है, उसे देखते हैं। पहला है अन्नपूर्णा फाइनेंस, यह आवेदन किए हुए हैं यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए। दूसरा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यह आवेदन किया हुआ है यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए। तीसरा है फिनो पेमेंट बैंक और यह आवेदन किया है स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए। और चौथा है वीएफएस कैपिटल, यह भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की लाइसेंस के लिए अप्लाई की है। टोटल 4 है, ये देख लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कल्लारी पैटू भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाए केरल के ये मार्शल आर्ट है। इसका सही जवाब है यह केरल के मार्शल आर्ट है। कल्लारी पैटू ये भारत राज्य केरल के प्रचलित मार्शल आर्ट है। ये देखते हैं न्यूज में क्यों है। हाल ही में भारतीय कल्लारी पैटू महासंघ ने भारतीय ओलंपिक महासंघ पर कल्लारी पैटू को प्रतिस्पर्धात्मक खेल के बजाय प्रदर्शनात्मक खेल का दर्जा देने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शन खेल कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं और इन्हें आधिकारिक पदक तालिका से बाहर रखा जाता है। इस खेल को 27वें राष्ट्रीय खेलों जो गोवा में हुआ था एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन 38वें राष्ट्रीय खेल जो 28 जनवरी से शुरू हो रहा है उत्तराखंड में, इस बार इसे प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया। कल्लारी पैटू एथलीटों ने 2023 में राष्ट्रीय खेलों में 19 स्वर्ण पदक सहित 22 पदक जीते थे। 2025 के 38वें राष्ट्रीय खेल में कल्लारी पैटू के अलावा 3 अन्य जैसे योगासन, मल्लखंब और राफ्टिंग को भी प्रदर्शन खेल में शामिल किया गया। चलिए देखते हैं कल्लारी पैटू मार्शल आर्ट ये क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यह विश्व की सबसे पुरानी और सबसे वैज्ञानिक मार्शल आर्टों में से एक है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई है। यह ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म अर्थात दक्षिण भारत के एक बौद्ध भिक्षु ने 5वीं शताब्दी ईसा में शालोइन मंदिर चीन में यह पेश किया था, तब से यह फेमस है। ऐसे खेला और सीखा जाता है। मलयालम में कल्लारी शब्द का मतलब होता है पारंपरिक व्यायामशाला, जहां पैटू का मतलब होता है लड़ाई या व्यायाम। यह 8 जानवरों जैसे हाथी, घोड़ा, शेर इत्यादि का आक्रमण और रक्षा प्रणालियों से प्रेरित होकर तकनीकों के साथ मन और शरीर पर स्वयं पर जोर दिया जाता है। कल्लारी पैटू 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी में हथियारों के साथ खेला जाता है और दक्षिण में हथियारों की कम इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025 या ऑप्शन डी 2026। इसका सही जवाब हो जाएगा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष को घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। दिसंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025 को ग्लेशियर की संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया था और साथ ही 2025 से प्रत्येक साल 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का भी घोषणा किया था। इसका उद्देश्य है कि ग्लेशियरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और विश्व दिवस का उद्देश्य जलवायु प्रणाली और जल विज्ञान चक्र में ग्लेशियर बर्फ की महत्वपूर्ण भूमिका है और पृथ्वी के क्रायोस्फीयर में आने वाले परिवर्तनों को आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाना है। साथ ही इस संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान को साझा करने, ग्लेशियर को तेजी से पिघलने और उसमें परिणामों से संबंधित मुद्दों को भी ध्यान आकर्षण करना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रुझान रिपोर्ट 2025 अर्थात वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2015 रिपोर्ट जारी किया है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन या ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इसका जवाब होगा सही ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं न्यूज में की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जिनेवा में विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रुझान रिपोर्ट 2025 प्रकाशित किया। यह रिपोर्ट क्या कहता है? यह वैश्विक श्रम बाजार की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है और प्रमुख प्रवृत्ति अर्थात ट्रेंड्स और चुनौतियों के बारे में प्रकाश डालता है।
इसमें श्रम बाजार में सुधार की धीमी गति, युवा बेरोजगारी की निरंतरता, वैश्विक स्तर पर नौकरियों के बीच बढ़ते अंतर जैसे मुद्दों की पड़ताल करता है। 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में वैश्विक रोजगार में श्रम शक्ति के रूप वृद्धि हुई है, जिससे बेरोजगारी दर 5% पर स्थिर रही है। भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन की बढ़ती लागत और अनसुलझे ऋण मुद्दे रिकवरी से पहले की चुनौती है और श्रम बाजारों पर दबाव डालने के लिए कारण है। तीसरा बात यह कहता है ये रिपोर्ट में बताया गया कि कम आय वाले देश में श्रम बल की भागीदारी में गिरावट आई है, जबकि उच्च आय वाले देशों में वृद्धि हुई है, मुख्य रूप से श्रमिकों और महिलाओं के बीच। रिपोर्ट में सदस्य देशों को आग्रह किया गया है कि वे उत्पादकता बढ़ाए, अर्थात प्रोडक्शन बढ़ाए, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश करें। तीसरा सलाह दिया गया है कि सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करें, असमानता को कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्य स्थिति को बेहतर पहुंच प्रदान करें। अगला सुझाव दिया गया है कि निजी धन का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। कम आय वाले देश स्थानीय विकास का समर्थन करने के लिए प्रेषण और प्रवासी धन का उपयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए कल के करंट अफेयर्स को हम रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था, स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन ए कृषि और किसान मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, या ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय। इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज के मंत्रालय। चलिए देखते हैं अगला सवाल। निकोबार के किस उत्पादक को जीआई टैग मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा वर्जिन कोकोनट ऑयल को मिला था जीआई टैग। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला सवाल था, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा 1972 में ये तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला सवाल था, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसे नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगला सवाल था, एमपोक्स किस प्रकार का वायरस है? इसका जवाब होगा एमपोक्स डीएनए वायरस है, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल था, कुकी-ज़ोमी लोगों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन केवल बी सही हो। यह चीन हिल्स एक घना वन क्षेत्र है जहां कई जनजातियां रहती है जो छद्र के अंतर्गत आती है, और ये दक्षिणी भारत का नहीं, ये पूर्वोत्तर भारत के जातीय समूह है, और इस जातीय समूह में हवार और रालते दोनों आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।